Hi friends, let's continue with the sums of chapter number 6 and हम पहुंचे 6.21 पर. The question reads somewhat like this. Question says the blades of a windmill sweep out a circle of area A. If the wind flows at a velocity v perpendicular to the circle, what is the mass of air passing through it in time t? Secondly पूछा what is the kinetic energy of the air? Third पूछा assume that the windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy and that area equal to 30 meter square, velocity 36 km per hour and the density of air is 1.2 kg per meter cube. What is the electrical power produced? पहले हमें दो फॉर्मूला ने, तो मास ऑफ एयर पासिंग टू द विंड मिल एंड सेकंड वी वांट द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला. तो चलो पहले वो दो काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं पावर के लिए. See what you are given is a windmill. Windmill is somewhat like this. It's a big tower on which three blades are moving. Three blades are moving like this. Windmill goes round and round. Okay, and it sweeps an area. हमको बोला हुआ है area A है. Area is A. The wind is passing through it perpendicularly with speed v. अगर इसको साइड से देखे तो ऐसा कुछ दिखेगा. ये ब्लेड्स साइड से देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा. सॉरी, ये टावर पे ब्लेड्स एंड दे आर स्वीपिंग एन एरिया लाइक दिस एंड यहाँ से विंड परपेंडिकुलरली जा रही है. बराबर है. अब जो विंड यहाँ से पास होगी वो इतने पोर्शन से निकलेगी, एरिया स्ट्रक्चर से निकलेगी. बराबर है. ये विंड की स्पीड v है, स्पीड v इज गिवन. तो इन टाइम टी कितना मास यहाँ से पास होगा, कितना एयर का मास यहाँ से पास होगा, वो फाइंड करना है ना. उसके लिए सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय एयर इन टाइम टी कितना आएगा. तो d इज इक्वल टू वी इंटू टी. स्पीड v है, टाइम t में कितना डिस्टेंस कवर करेगा एयर. तो यहाँ से निकलने वाला एयर टाइम t में डिस्टेंस वी टी कवर करेगा. बराबर है. अच्छा, अब अगर डिस्टेंस वी टी कवर किया तो एयर यहाँ तक आई, हम बोल सकते हैं यहाँ से निकली हुई एयर यहाँ तक आई इन टाइम टी. यानी कितना वॉल्यूम हो गया ये. तो वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू ब्लेड्स इन टाइम टी. टाइम टी में कितना वॉल्यूम बना होगा. तो v इज इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन टू लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन टू लेंथ एंड लेंथ कितना वी टी. तो a इंटू वी इंटू टी हुआ. तो इतना वॉल्यूम पास हुआ ना. वॉल्यूम आया तो डेंसिटी आ जाएगा ना. वॉल्यूम आ गया तो मास आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी दी हुई है रो. सपोज इफ डेंसिटी ऑफ एयर इज रो, देन मास ऑफ एयर पासिंग कितना होगा. m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. ओके, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम कितना है एवीटी एंड डेंसिटी जीरो. तो इतना मास पास हुआ अंदर से. बराबर है. ये हो गया फॉर्मूला फॉर मास पासिंग थ्रू द विंड मिल, ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल. यानी इस एरिया में से कितना मास टी टाइम में मास ऑफ एयर पास हुआ वो आ गया. अच्छा, सेकंड बोला काइनेटिक एनर्जी ढूंढो. अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर. एम ये रहा हमारे पास, तो हाफ ए वी टी रो इंटू वी स्क्वायर. यानी कि ये मास रखा है स्पीड, तो ये हो गया हाफ ए वी क्यूब टी रो. ये हो गया मास ऑफ एयर पासिंग, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर पासिंग इन टाइम टी. ओके, अब तीसरा मांगा है पावर. तो पावर के लिए क्या करेंगे. तो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम एंड वर्क डन कितना होगा जितना काइनेटिक एनर्जी यूज हुआ. पर यहाँ पे बोला हुआ है कि एफिशिएंसी इज 25%. एफिशिएंसी 25% है. तो ये काइनेटिक एनर्जी जो जा रही पास हो रही है उसका 25% इफेक्टिव वर्क में आ रहा है. यानी यहाँ पे जो मास पास होता है वो ब्लेड को हिलाएगा. तो ब्लेड पे इतने काइनेटिक एनर्जी उसने प्रोड्यूस किया है ना. ये काइनेटिक एनर्जी के में से 25% इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो कितना पावर प्रोड्यूस होगा वो चाहिए. तो दिस वर्क डन इज 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इस काइनेटिक एनर्जी 25% है अपॉन टाइम टी. यानी ये हो गया 0.25 इंटू हाफ ए वी क्यूब टी रो अपॉन टी. अब टी तो उड़ गया,
हाफ है ये 1/4 तो 1/8 हो गया, 1/a(v³ रो, वैल्यू डाल दो, सब वैल्यू दी हो गए, तो इतना वाट आ जाएगा पावर। ओके, तो ये हो गया, पहले मास ढूंढा, फिर काइनेटिक एनर्जी, एंड वो काइनेटिक एनर्जी 25% इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, सो 25% लेके पावर कितना प्रोड्यूस होगा दे दिया, तो इतना वाट पावर प्रोड्यूस होगा इस विंड मिल में अगर इसकी एफिशिएंसी 25% है। ओके, क्लियर, ये हो गया 6.21। देख लो, कहीं तकलीफ पड़े तो बोलना। चलते हैं 6.22 की तरफ। 6.22 में दिया हुआ है, एक पहलवान की बात की गई इसमें, ये बोला पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट, यानी डाइटर lifts 10 kg mass 1000 times to a height of 0.5 meter each time. Assume that the potential he lost each time he lowers the mass is dissipated. How much work does she do against the gravitational force? Second part में दिया हुआ है fat supplies 3.8 into 10 raised to 7 joule of energy per kilogram, which is converted to mechanical energy with an efficiency of 20%. How much fat will the dieter use up? अच्छा, पहलवान नहीं दिया, डाइटर दिया है यहाँ पे, डाइटिंग करने वाले। एंड डाइटिंग में नॉर्मली लेडी होती है, इसे लेडी को ध्यान में रख के बात की हुई है कि शी लिफ्ट्स अ वेट ऑफ 10 kg बाय 0.5 मीटर हाइट, 0.5 मीटर हाइट तक लिफ्ट किया, तो 10 kg मास 0.5 मीटर तक 1000 टाइम्स किया, तो कितना वर्क डन हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी ना। एक बार उठाया, कितना हाइट डिस्टेंस करके h, कितना अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स mg, मास 10 kg का वेट फोर्स mg होता है, उसके अगेंस्ट में h जितना हाइट लिफ्ट किया, ये 10 kg मास को लिफ्ट किया बाय h, कितना 100 टाइम्स, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड तो h है अगेंस्ट वेट फोर्स mg, बराबर है। एंड ऐसा एक बार करेगा तो mg आ जाएगा, 1000 टाइम्स किया तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1000 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू g 9.8 इंटू h 0.5। चलो सहूलियत के इसके लिए चलो ये 9.8 रहने दो, तो 4.9 हो गया, ये आधा, 4.9 इंटू 10 रेज टू 4 जूल, इतना वर्क डन हुआ अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स। दिस मच इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स, 1000 टाइम्स किया। अब ये वर्क डन करेगा तो कितना फैट यूटिलाइज होगा उसका ये फाइंड करना है ना। फैट कितना यूज हो रहा है, 3.8 into 10⁻⁷ पर kg, पर एफिशिएंसी कितनी 20% की, इसमें से 20% इज यूज्ड अगेंस्ट इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो 20% और लेट्स से एनर्जी यूज्ड 20% ऑफ 3.8 into 10⁻⁷, बराबर है, तो ये हो गया 0.2 into 3.8 into 10⁻⁷, so that makes 7.6 into 10⁻⁶ जूल, इतना एनर्जी यूज हो रहा है, एफिशिएंसी 20% इसलिए। अब इतने एनर्जी के कारण 1 kg जूल बर्न होगा, 1 kg फैट बर्न होगा। ओके, सो 7.6 into 10⁻⁶ जूल एनर्जी बर्न्स 1 kg फैट, या फिर यूटिलाइजेस और लेट्स से बर्न्स 1 kg फैट। तो फिर जो इसने वर्क किया कितना, 4.9 into 10⁻⁴ जूल, बर्न्स हाउ मच फैट, बराबर है। तो मास m डैश क्या आ जाएगा, विल बी 4.9 into 10⁻⁴ into 1 upon 7.6 into 10⁻⁶. Okay, and this comes out to be somewhat ये आता है रफली 6.54 into 10⁻⁻³ kg, यानी कि 6.54 ग्राम। यानी अगर ये डाइटर इस मास को 10,000 बार उठाएगा, 0.5 मीटर हाइट उठाएगा 10 kg मास को, तो द पर्सन विल बी बर्निंग 6.54 ग्राम ऑफ फैट विथ 20% एफिशिएंसी। ओके, फैट बर्न किया तो एनर्जी मिली, उसमें 20% ही कन्वर्ट हो रहा है वर्क डन में, तो इसलिए इतना वर्क डन करने के लिए उसको इतना फैट बर्न करना पड़ेगा। क्लियर, गो टू द सम, कहीं तकलीफ पड़े तो जस्ट गिव मी अ कॉल। So that completed our illustration exercise sums. Now we come to illustrations.
इलस्ट्रेशन में 6.1 हमने कर लिया था वेक्टर्स के साथ में, डॉट प्रोडक्ट का सम था। अब चलते हैं 6.2 की तरफ। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है 6.2 में, द क्वेश्चन सेज इट इज वेल नोन दैट रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ऑपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं व्हेन रेन ड्रॉप इज फॉलिंग डाउन। एक तो वेट फोर्स, उससे जो नीचे रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, इट ऑपोजेस द मोशन। बराबर है। the latter means the last one that is the opposing resistive force is known to be proportional to speed of the drop but is otherwise undetermined। usually उसे हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, पर यहाँ तो रेन ड्रॉप इज अ वेरी लाइट पार्टिकल, इसलिए ऑपोजिंग फोर्स ऑफ एयर इज कंसिडरेबल। हमें बोले एक एग्जांपल दिया हमें, अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, what is the work done by the unknown resistive force। बराबर है। तो दो चीजें ढूंढनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ड्रॉप इज फॉलिंग, ये ड्रॉप है, फॉल कर रहा है। कितना फॉल हुआ, 1 किलोमीटर, हाइट h, डिस्टेंस कॉर्ड इज 1 किलोमीटर। बराबर 1 किलोमीटर जितना फॉल हुआ ये। तो हमें फाइंड करने के वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कौन लगा रहा है, mg, mg इनटू डिस्टेंस कॉर्ड d। m कितना है, हाँ 10⁻⁻3। g का वैल्यू 10 लेना है, यहाँ पे g का वैल्यू 10 लेना है, एंड डिस्टेंस कॉर्ड इज 10⁻3। तो हो गया 10 जूल। बराबर 10 जूल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बोले वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स फाइंड करते हो। एज इट कम्स डाउन, एयर का ऑपोजिंग फोर्स भी लगा है, उसमें वो कितना है वर्क डन, उसका वो फाइंड करना है हमें। ओके, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, विल यूज वर्क डन थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क डन थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बराबर है। अब वर्क डन कितना होगा यहाँ पे इस केस में, एक तो बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा बाय रेजिस्टिव फोर्स, दो वर्क डन होंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हिच विल बी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। हमने v2 v1 बोला हुआ इनिशियल फाइनल स्पीड। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू v1 तो 0 है, चलिए ये तो टर्म गया 0, दैट इज गॉन टू 0। तो यही बचा हाफ इंटू 10⁻³ इंटू v2 स्क्वायर, दैट इज 50 का स्क्वायर, दैट विल कम्स आउट टू 1.25 जूल। ओके, दिस कम्स आउट टू 1.25 जूल। सामने क्या है, Wg प्लस Wr। हमें फाइंड करना वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स, तो Wr विल बी इक्वल टू 1.25 minus Wr and sorry Wg, and that will be 1.25 minus Wg हमने ढूंढा 10 जूल, तो -10, तो नेगेटिव 8.75 जूल। नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है, ये ऑपोजिंग फोर्स। बराबर, ऑपोजिंग फोर्स ये नेगेटिव साइन बताता है, यानी कि एज द ड्रॉप फॉल्स डाउन, ग्रेविटेशनल फोर्स डिड वर्क ऑफ 10 जूल, और उसमें से 8.75 वाज यूज्ड अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। क्यों, फिर उसने नीचे आते खाली स्पीड 50 मीटर पर सेकंड ही गेन की, यानी कि इतना काइनेटिक एनर्जी ही गेन किया एज इट कम्स डाउन। एज द ड्रॉप कम्स डाउन, इट गेन दिस मच एनर्जी ओनली, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, स्पीड 0 से बढ़ के 50 हुई। तो बाकी की एनर्जी तो 10 जूल वर्क किया, उसमें 1.25 स्टोर हुई, तो बाकी कहाँ गई, अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया। ये हुआ इलस्ट्रेशन 6.2। नेक्स्ट गो ऑन फॉर इलस्ट्रेशन 6.3। चलते हैं अगला सवाल 6.3। A cyclist comes to a skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the cycle due to road is 200 Newton and is directly opposite to the motion. How much work does the road do on the cycle? रोड ने फोर्स अप्लाई किया 200 न्यूटन रिटार्डिंग फोर्स, तो कितना वर्क किया वो फाइंड करना है। एंड हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, रोड ने साइकिल पे कितना वर्क किया, साइकिल ने रोड पे कितना वर्क किया वो फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, ना फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स एक्टिंग इज 200 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन, इस तो माइनस ले लिया। डिस्टेंस कवर्ड 10 मीटर,
तो पहली बात वर्क डन बाय रोड कितना होगा, तो वर्क डन बाय रोड इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स रोड ने अप्लाई किया तो ये -200 इंटू 10, तो दैट विल -2000 जूल वर्क डन बाय द रोड ऑन द साइकिल। सेकेंड पूछे वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड, वर्क डन बाय साइकिल कितना, तो एज रोड डिस्प्लेस हुआ, रोड डज नॉट मूव, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, तो देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। ने साइकिल ने वो रोड पे कुछ वर्क नहीं किया, रोड ने साइकिल पे वर्क किया, साइकिल ने रोड पे वर्क नहीं किया। ओके, तो देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकिल इन मूविंग द रोड, कभी रोड तो मूव ही नहीं हुआ, नो वर्क डन बाय द साइकिल। क्लियर, ये हो गया इलस्ट्रेशन 6.3। फिर चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6.4 की तरफ। Now 6.4 में दिया in a ballistics demonstration, a police officer fires a bullet of mass 50 gram with speed of 200 meter per second on a soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? यानी यहाँ पे बोला हुआ है कि बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या हो, फायरिंग का, पिस्टल फायरिंग का वो प्रैक्टिस चल रहा है। तो मास ऑफ द बुलेट गिवन इज 50 ग्राम बोला हुआ है मास ऑफ बुलेट, दैट इज 50 इंटू 10⁻³ kg। जिस स्पीड से प्लाईवुड पर टकराता है, लेट्स से स्पीड v1 बराबर है, तो v1 इज गिवन 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, प्लाईवुड में डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 सेंटीमीटर थिकनेस है, यानी कि 2 इंटू 10⁻² मीटर थिकनेस है। तो हमें बोला है कि अगर बाहर इमर्ज होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी 10% ऑफ इनिशियल है, एंटर होते होते इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10% लेके बाहर निकला, तो व्हाट इज द फाइनल स्पीड, लेट्स से इसको इनिशियल स्पीड बोलते हैं vi। ओके, तो ये पूछा है, तो ये तो बहुत इजी हो गया। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ mv² इतनी एनर्जी से घुसा हुआ mvi, दैट इज यू कैन से हाफ m इज 50 इंटू 10⁻³ इंटू स्पीड 200 का स्क्वायर, 4/2 2 इंटू दिस 10⁻², ये आ जाएगा 10⁻³ जूल बराबर, ये आ जाएगा, इट वर्क्स आउट टू बी 10⁻³ जूल। आप बोला है कि फाइनल इमर्जिंग काइनेटिक एनर्जी इज 10% ऑफ इनिशियल, दैट विल बी 100 जूल नाउ, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mvf² इज इक्वल टू 100, तो vf विल बी इक्वल टू 2 इंटू 100 अपॉन m का रूट, तो रूट ऑफ 2 इंटू 100 अपॉन m इज 50 इंटू 10⁻³ सिंप्लीफाई करो, इतना मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से इमर्ज होगा। आप बोलोगे सर ये थिकनेस दिया उसका क्या करने का प्लाईवुड का, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ तो है ही नहीं कोई काम, दे दिया डायरेक्टली फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10% ऑफ इनिशियल है, तो फिर सीधा ही हो गया, नो नीड टू गो फॉर, यानी कुछ डेटा सम में एक्स्ट्रा दिया जाता है जस्ट टू कंफ्यूज यू। आप क्या करोगे, सोचोगे इसको कहाँ यूज करो, पर जरूरी नहीं है कि हर एक डेटा को यूज करना है। आप अपने लॉजिक से आगे चले, जितनी क्वांटिटी का यूज है उतना यूज करें, बाकी छोड़ दें। तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा भी दिया हो सकता है सम में, सो बी वेरी केयरफुल, यूज ओनली दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू। ओके, ये हो गया 6.4। फिर चलते हैं 6.5 की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं इलस्ट्रेशन 6.5। क्वेश्चन को जैसा बोल रहा है, वुमेन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 Newton. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. We have to first plot the force applied by the woman and the frictional force, which is 50 Newton versus displacement. Force versus displacement का ग्राफ बनाना है। Further, calculate the work done by the two forces over 20 meter. 20 मीटर तक कितना वजन हुआ टोटल, वो फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं क्या होगा, डेटा को प्लॉट करते हैं ग्राफ में। ग्राफ बनाना है फोर्स अगेंस्ट डिस्टेंस कवर्ड, ये 0। अब फोर्स
यहाँ एक लेते हैं 50 न्यूटन का और यहाँ लेते हैं 100 न्यूटन का। फोर्स इन न्यूटन ले लिया, डिस्टेंस इन मीटर। अब पहले 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया 10 मीटर डिस्टेंस तक, तो ये 10 मीटर डिस्टेंस तक 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 10 मीटर डिस्टेंस तक 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। फिर बाद में बेचारी थकने लगती है तो उनका फोर्स रिड्यूस होकर 50 बना एंड तब तक डिस्टेंस कवर हो गया था, टोटल डिस्टेंस हो गया था 20 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर हो गया 20 मीटर। 10 मीटर तक 100 न्यूटन फोर्स लगा, फिर बाद में फोर्स रिड्यूस होकर 50 न्यूटन बना 10 से 20 मीटर के दौरान। हमें फाइंड करना है कितना वर्क डन हुआ ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। अब ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस अगर वर्क डन चाहिए तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ बोलेंगे, अंडर ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। ओके, क्या आएगा, ग्राफ का एरिया ढूंढना है तो उसके लिए ये तो 1 2 3 4 5 साइड हुई। पेंटागन का तो हमें कोई फॉर्मूला है नहीं, इसका क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। एक ये पूरा लेते हैं, 1 रेक्टेंगल, सेकेंड ट्राइंगल, थर्ड रेक्टेंगल, 3 हो गए, टोटल मार देते हैं। अब फर्स्ट वन में कितना W1, दूसरे में वर्क डन W2, तीसरे में W3। ये रेक्टेंगल है, कितना आएगा एरिया, 10 इंटू 100, W1 10 इंटू 100 प्लस W2 विल बी ट्राइंगल का एरिया, तो हाफ बेस 10 इंटू हाइट 50, बराबर, ये हाफ बेस 10 हो गया ना, हाइट 50 के हो गए, प्लस थर्ड वन इज अगेन अ रेक्टेंगल, लेंथ 10, ब्रेड 50, तो 10 इंटू 50, लेंथ इंटू ब्रेड, ये हो गया 1000 प्लस 500 बाई 2 250 प्लस 500, तो टोटल हो गया 1750 जूल वर्क डन बाय द लेडी। पूरे 20 मीटर में उन्होंने वर्क डन कितना किया, 1750 जूल। ओके, अब अगर मान लो खाली फ्रिक्शन का वर्क डन ढूंढना हो तो बोला नहीं है, पर अगर ढूंढना हो तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो बोल रहा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, वर्क डन का फ्रिक्शन 50 न्यूटन लग रहा है, ऑब्वियस से ऑपोजिंग होता है इसलिए माइनस है, फ्रिक्शनल फोर्स -50 हुआ, एंड डिस्टेंस कवर तो 20 है टोटल, तो -1000 जूल वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो गया। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन 6.5। तो नेक्स्ट चलते हैं 6.8 की तरफ। 6.8 में दिया हुआ है टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, auto manufacturers study the collision of moving cars with mounted springs of different spring constant. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया उन्होंने, एक कार लिया 1000 kg मास का। अब ऑटो मैन्युफैक्चर कार की स्टर्डीनेस चेक करने के लिए उसको कोलाइड करवाते हैं, एक्सीडेंट में कितना सहन कर सकते हैं उसके लिए। तो उन्होंने क्या किया, 1000 kg की कार ली, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 km/h ऑन अ स्मूथ रोड and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10⁻³ Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? अब यहाँ पे इतने मास वाली कार इतनी स्पीड से आ रही है एंड एक स्प्रिंग को टकराती, एंड स्प्रिंग को टकराते तो कंप्रेस करिए, सपोज ये हॉरिजॉन्टल वॉल स्प्रिंग यहाँ पे एंड ये कार आ रही है, कार मूविंग विद स्पीड v कोलाइड्स विद द स्प्रिंग एंड कंप्रेसेस द स्प्रिंग। तो हमें बोला है कि कितना कंप्रेस कर सकता है मैक्सिमम। तो कार जब मूविंग आ रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी है, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी तो अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज करेगी इन डूइंग वर्क ऑन द स्प्रिंग, एंड स्प्रिंग विल कंप्रेस, यानी स्प्रिंग विल गेन पोटेंशियल एनर्जी बाय कंप्रेशन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of energy, but we say that kinetic energy lost by car will be equal to, वो कहाँ जाएगा, will be taken up as potential energy gained by spring on compression. spring compress वैसे potential energy gain किया, कैसे हुआ, कार ने वर्क किया by kinetic energy, kinetic energy loss कितना है, तो
तो बाद में कार जाके रुक जाती है, इतनी स्पीड से आ रही थी फिर रुक जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट विद हाफ mv स्क्वायर। एंड सामने पोटेंशियल एनर्जी गेन कितना, पहले कंप्रेशन 0 था, अब x कितना है, तो हाफ के x पर गेन क्या है पोटेंशियल एनर्जी, हमें फाइंड करना है x का वैल्यू, तो हाफ तो निकल गया, तो x विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई k का रूट, दिस मच मीन दैट्स ऑल। यानी यहाँ पे फिनोमेनन में when car collides, car loses kinetic energy and hence compresses the spring, तो spring gains potential energy, तो जितना इसे लूज किया उतना उसने गेन किया, total energy has to be conserved, so whatever kinetic energy is lost by the car, potential energy is it is gained by spring in form of potential energy। तो ये हुआ था, वैल्यू डाल दो आ जाएगा आंसर यहाँ पे। ओके, दैट्स रिगार्डिंग 6.8।